और वह जमीन पर या उसके नीचे जो कुछ भी हिलता है उसे भी महसूस कर सकता है। उसकी मना की संवेदना इतनी अच्छी है कि वह अपने आसपास की वस्तुओं का आकार भी महसूस कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस क्षमता का उपयोग करके कोई भी अचानक होने वाली हरकत प्रोटा द्वारा पकड़ ली जाएगी। उस क्षमता की पहुंच में आने वाली हर एक वस्तु को प्रोटा ऐसे महसूस करता है जैसे वह उस वस्तु को छू रहा हो। और इसी तरह बहुत सावधानी के साथ वे सभी डंगोवनन के अंदर बढ़ते हैं और हर एक मकड़ी के जाले से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। और फिर सीन वापस अतीत में चला जाता है जहां प्रोटा उन्हें समझा रहा है कि उस जगह पर काले धातु की मकड़ियां हैं। और डेल ऐसा लगता है जैसे डर गया हो और कहता है, हाँ, वे उस जगह के अंदर हैं जहां हम जा रहे हैं। प्रोटा कहता है, बिल्कुल, क्योंकि बाहर से उनके निशान देखे जा सकते हैं। और इसी तरह हाजिमे योजना को दोहराता है क्योंकि उस जगह पर जीवित रहने के लिए उन्हें उसकी सारी सीख अच्छी तरह याद रखनी होगी। वह कहता है, सबसे पहले हम पीछे से अंदर जाएंगे और ध्यान से सुनो। हम में से कोई भी मकड़ी के किसी भी जाले को छू नहीं सकता, एक भी नहीं। और इस तरह छुपते छुपाते हम आखिरकार उस छेद तक पहुंचेंगे जहां मकड़ियों के बच्चे हैं। और जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। हमें बस एक पैरालाइजिंग पोशन फेंकना है और फिर मकड़ियों के सभी बच्चों को बहुत आसानी से मार देना है। और इसी तरह मुख्य पात्र आगे कहता है कि उसे अपनी मना डिटेक्शन की क्षमता को हर समय सक्रिय रखना होगा। और वह कहता है कि काली धातु की मकड़ियां दिन में सोती रहती हैं। तभी डेल उसे बीच में रोकता है और कहता है, अरे रुको रुको रुको, मुझे समझने दो। ओह हाजिमे, बात ये नहीं है कि ये मुश्किल है या नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे यकीन है कि वहां अंदर काली धातु की मकड़ियां हैं? क्योंकि अगर वहां ये मकड़ियां हैं तो हम चारों के लिए उन सबको मारना नामुमकिन है क्योंकि वे बहुत ताकतवर हैं। हमें बताया गया है कि काली धातु की मकड़ियां एक प्रकार का मकड़ी जैसा राक्षस है जिसकी खोल उतनी ही कठोर होती है जितना धातु जो उसके पूरे शरीर को ढकती है। इन मकड़ियों के पास बहुत ऊंचे आक्रामक गुण होते हैं और उनके रक्षात्मक गुण उससे भी ज्यादा होते हैं। और इतने समय से यहाँ कोई नहीं आया है। अगर वहां सच में ये मकड़ियां हैं तो उनकी संख्या हजारों में होनी चाहिए क्योंकि वे बहुत तेजी से बढ़ती हैं। और डेल जानता है कि लोहे की मकड़ियों के घोंसले से निपटना एक वयस्क शिकारी से निपटने की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल है। और वह कहता है, देखो, हम चारों इस काम को संभाल नहीं सकते, यह हमारे लिए बहुत ज्यादा है। आओ अभी वापस चलो, रिपोर्ट बनाओ और फिर इस जगह से निपटने के लिए लड़ाकू टीम भेज दो। मुख्य पात्र कहता है, वाह, क्या तुम्हें पता है कि यह बुरी सलाह नहीं है? डेल हैरान रह जाता है और मुख्य पात्र उससे कहता है, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो मैं जबरदस्ती तुम्हें हमारे साथ चलने के लिए नहीं कहूंगा, तुम यहीं रुक सकते हो। फिर मुख्य पात्र मुस्कुराता है और डेल से कहता है, तुम जानते हो मैं तुम्हें सिर्फ टीम के लिए ला रहा हूँ, वरना मैं अकेले ये जगह साफ कर सकता हूँ। और डेल हैरान रह जाता है क्योंकि वह मुख्य पात्र से ऐसा जवाब सुनने की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन इसी वजह से अब उसे पूरी समझ हो गई है कि ये हाजिमे नाम का आदमी एक धूर्त ठग है और निश्चित ही वह कमजोर है। ये जानते हुए भी कि उसने अकेले ही एक शिकारी से लड़ाई की थी, साको के पूरे समूह का सामना किया था और 5 विधर्मी परीक्षकों को भी संभाल लिया था, लेकिन क्योंकि मैं वहां नहीं था, मैंने कुछ नहीं देखा, इसलिए मैं यकीन नहीं करता। वह जानता है कि जो आदमी अकेले ही लोहे की धातु वाली मकड़ियों का घोंसला साफ कर सकता है उसके पास टीम के साथ चलने की कोई वजह नहीं है। और डेल पूरी तरह से बुरी सोच में डूबा हुआ सोचने लगता है कि शायद यह कालकोठरी इतनी खतरनाक नहीं है। और वह सोचने लगता है कि प्रोटा बस नाटक कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि प्रोटा ने सोचा था कि वे लोग उसकी बताई गई सारी सावधानियों के बाद उसका पीछा नहीं करेंगे। और फिर डेल, जो थोड़ा बेपरवाह है, ध्यान भटकने पर हाथ मकड़ी के जाले से छू बैठता है और डर जाता है क्योंकि उसने अनजाने में जाले को छू लिया था। उसे याद आता है कि प्रोटा ने कहा था किसी चीज को मत छूना और वह परेशान हो जाता है क्योंकि उसने यह गलती सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वह ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन इस मकड़ी के जाले में गड़बड़ है, छूट ही नहीं रही। और डेल उसे खींचने लगता है ताकि देख सके कि वह छूटता है या नहीं। और इस तरह वह एक तरफ खींचता है, दूसरी तरफ खींचता है और अचानक अंधेरे के बीच में कई हरी आंखें चमकने लगती हैं। और अचानक जब वह अपनी जगह से हिल नहीं पाता, कई मकड़ियां अपनी शिकार की ओर बढ़ने लगती हैं जो उनके एक ही जाले में फंसी है क्योंकि वह चीज जैसे आत्मा तक को चिपका लेती है। फिर डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई क्योंकि कई मकड़ियां एक साथ उसकी ओर आ रही थीं और सबसे तेज लोहे की मकड़ी डेल पर कूद पड़ी ताकि वह शिकार का स्वाद चख सके। और वह अपनी सारी हिम्मत जुटाकर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका हाथ फंसा हुआ है और वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। और वह डर जाता है क्योंकि मकड़ी का हमला बेहद तेज है, उसके पास बचने का समय नहीं है। लेकिन उसकी किस्मत से प्रोटा पूरी तरह सतर्क है और समझ जाता है कि वे आ रही हैं। अचानक वह डेल की ओर बढ़ता है और उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। वह डेल को इतनी जोर से पीछे खींचता है कि जो दस्ताना मकड़ी के जाले में फंसा था वह वहीं रह जाता है और डेल पीछे की ओर फेंका जाता है क्योंकि प्रोटा ने ज्यादा ताकत लगा दी थी। अब प्रोटा की ओर उड़ती हुई कई लोहे की मकड़ियां आ रही हैं और एक झपकी में ही कई मकड़ियां एक साथ प्रोटा की बांह पर काट लेती हैं। यहाँ हर तरह की मकड़ियां हैं, छोटी, मध्यम और बड़ी। ये धातु की मकड़ियां पूरी ताकत लगा रही हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन प्रोटा का शरीर बहुत मजबूत है और इससे भी बढ़कर वह मना से खुद को और मजबूत कर रहा है। वह कहता है, क्या हुआ छोटी मकड़ी, काट नहीं पा रही हो क्या? कठिन लग रहा है ना? मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम जारी रख सकती हो। लेकिन अचानक वह दूसरी हाथ से मना का एक मुक्का इकट्ठा करने लगता है और एक ही बार में वह उन सभी मकड़ियों को नष्ट कर देता है जो उस पर हमला कर रही थीं। डेल को जबरदस्त झटका लगता है क्योंकि इस आदमी ने इतनी आसानी से कई धातु की मकड़ियों को मार डाला। इसी समय वह चिल्लाता है, दोस्तों पास आओ, मेरे करीब रहो और एक घेरा बनाओ। ये तो साफ है ना? कोई भी बेवकूफ नहीं है। सब दौड़कर प्रोटा के पास आ जाते हैं और इस तरह वे एक रक्षात्मक गठन बना लेते हैं और सैकड़ों धातु की मकड़ियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मकड़ियां न सिर्फ काटती हैं बल्कि अपने मुंह से जाले भी फेंकती हैं और कई मकड़ियां उस समूह की ओर जाल छोड़ती हैं। और तभी मार्कोस को याद आने लगता है कि प्रोटा ने उससे क्या कहा था कि उन्हें डंगोवन के अंदर क्या करना है।
उसे याद आता है कि प्रोटा ने उससे कहा था कि वह अपने हथौड़े को उसी रूमाल से लपेट ले जो वह इस्तेमाल कर रहा है, और प्रोटा ने गोएथे और डेल से भी कहा था कि वे अपनी चादरें लें और हथियार लपेट लें। प्रोटा समझाता है कि ऐसा करने से वे हथियारों का इस्तेमाल मकड़ियों के हमलों को रोकने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह हथियारें उन जालों में नहीं फंसेंगी जो मकड़ियां फेंकती हैं। कुछ समय बाद मार्को को एहसास होता है कि प्रोटा की योजना सच में काम कर रही है। फिर भी बहुत सी जालियां अब भी हथौड़े में फंस रही हैं, लेकिन मार्को जानता है कि ये मकड़ियां अकेले में कमजोर हैं। गोएथे सोच रहा है, मैंने इतनी मकड़ियां मार दी, 48 के बाद गिनना छोड़ दिया, क्या यहाँ 100 होंगी? मुझे कोई विराम नहीं मिल रहा, ये रुक नहीं रही हैं, लगातार आ रही हैं। डेल वहां मकड़ियों पर चिल्ला रहा है और उन्हें दूर जाने को कह रहा है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानती और उस पर हमला कर देती हैं। ये धातु की मकड़ियां बहुत फुर्तीली हैं और डेल जैसे ही जरा सा चूकता है, एक धातु की मकड़ी उसकी तलवार पर कूद जाती है और उस पर हमला कर देती है। फिर जो एक मारने की मशीन है, वो मकड़ी डेल पर गहरा घाव कर देती है और डेल घबरा जाता है और कहता है, अरे यहाँ जल्दी से मदद करो। तभी उसे याद आता है कि प्रोटा ने कहा था कि सभी मकड़ियों को एक ही जगह इकट्ठा करो। जब डेल पीछे देखता है तो प्रोटा एक जबरदस्त मुक्का मारने के लिए ताकत इकट्ठा कर रहा होता है, लेकिन डेल जिद्दी है, वह खुद ही मकड़ियों से निपटना चाहता है। मगर प्रोटा बस एक जोरदार मुक्का मारता है और उसके सामने जितनी भी मकड़ियां थीं, वे सब उस बड़े मुक्के से लगभग चूर चूर हो जाती हैं। इसके बाद वहां सन्नाटा छा जाता है और वे हंसने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार वे सभी मकड़ियों को मारने में सफल हो गए। तीनों बहुत थके हैं और हंसते हैं, क्योंकि आखिरकार वे उन मकड़ियों को हरा पाए। फिर प्रोटा कहता है, अरे अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है? अगर तुम्हें नहीं पता तो ये मकड़ियां सबसे छोटी हैं, ये लगभग नवजात हैं। और डेल वहां मन ही मन गालियां दे रहा है, क्योंकि वह घाव वाकई बहुत गहरा है और वह पछता रहा है, क्योंकि जिस पल उसने अपनी सतर्कता छोड़ी वही काफी था कि उसे लगभग जानलेवा चोट लग जाए, और इस तरह वह डंगोन जिसे उसने आसान समझा था उसकी जान ही ले लेता। और यह सब एक नवजात बच्चे की वजह से हुआ। इसी समय प्रोटा कहता है, अरे ये ले, इससे तू ठीक हो जाएगा। ये औषधीय पानी है जिसमें कुछ जड़ी बूटियां मिली हैं और उसमें करीब 5 बूंद कच्ची शराब भी है। तू एकदम बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल नया जैसा। और डेल को एक बात अच्छी तरह पता है कि प्रोटा अपनी मना डिटेक्शन से सब कुछ जानता था जो वहां हो रहा था, क्योंकि उसकी मना डिटेक्शन की पहुंच और सटीकता बहुत ऊंचे स्तर पर है। तो निश्चित ही उसे पता है कि मैंने ही मकड़ी के जाले को छुआ था और उसी से वे सारे जीव आ गए। और फिर डेल प्रोटा से कहता है, तो तुम कुछ बोलोगे नहीं? और प्रोटा कहता है, भाई हर कोई गलती करता है, बस अगली बार थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। और इस तरह डेल अब भी गुस्से में मन ही मन सोचता है कि प्रोटा कितना कमीना है। उसे सब कुछ पता था, फिर भी उसने उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। वहीं प्रोटा को लगता है कि जो स्थिति वह अभी झेल रहा है वह उसके लिए आम है, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसे नए सैनिकों को ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। आप जानते हैं ये सब कैसे होता है? नया भर्ती शैतान की छवि जैसा हमेशा पागलपन या गड़बड़ करता है। अगर मुझे हर नए भर्ती को मारना पड़ता जो गलती करता है, तो सबको मारना पड़ता। प्रोटा जानता है कि डेल के लिए खुद से चीजें अनुभव करना बहुत अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि प्रोटा उसे सब कुछ सिखाए। हालांकि इसी बीच प्रोटा उसकी तरफ देखता है, क्योंकि हाजिमे को पूरा यकीन है कि डेल अब भी उस पर शक करता है। लेकिन हाजिमे जानता है कि इस डंगोन के खत्म होने के बाद डेल के सारे शक दूर हो जाएंगे, और इसी तरह प्रोटा ने योजना बनाई है कि डेल खुद तय करे कि इस डंगोन के अंत के बाद वह उसकी अगुवाई में चलेगा या डंगोन से बाहर रहेगा। कुछ ही समय बाद वे उस डंगोन में और गहराई तक पहुंच जाते हैं और अब वे कुछ बड़ी मकड़ियों का सामना करने लगते हैं। और याद दिला दें कि इन मकड़ियों को मेटल स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। इनकी सारी टांगें बेहद तेज धार वाली ब्लेड जैसी होती हैं, और मार्को अपनी टैंक की भूमिका निभाता है और उस विशाल मकड़ी के हमले को रोकता है। हालांकि ये मकड़ियां बहुत फुर्तीली हैं, लेकिन इस बार किसी ने जाले को नहीं छुआ और उन्हें समय मिल गया कि वे उनकी दूसरी जगह को ढूंढ लें और उन पर स्लोइंग पोशन फेंक दें। और अब वे आखिरकार इन मकड़ियों का सामना कर पाते हैं, भले ही ये पिछली मकड़ियों से बड़ी हों। इसी तरह गोएथे एक तरफ से तेजी से आगे बढ़ता है और डेल दूसरी तरफ से, दोनों ही जबरदस्त रफ्तार और फुर्ती के साथ हमला करते हैं। लेकिन वह कुछ काटता नहीं है, वह बस अपनी तलवार उस विशाल मकड़ी में घुसा देता है। और सच में वह हिस्सा धातु का नहीं लगता, वह इस मकड़ी के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी नरम है। डेल को याद आता है कि प्रोटा ने उसे यह सिखाया था और हाजिमे ने कहा था, पीठ या पैरों पर वार मत करना, पेट के नीचे का हिस्सा नरम है, वहीं वार करना। डेल को एहसास होता है कि यह सब सच है, सब कुछ वैसा ही है जैसा उस आदमी ने कहा था। डेल हैरान रह जाता है, क्योंकि प्रोटा को राक्षसों की आदतें, कमजोरियां और उनकी स्थिति के बारे में सब पता है। उसे पता है कि उन्हें मारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। और जब वह विशाल मकड़ी को काट रहा होता है, डेल सोचता है कि वह आदमी जो सिर्फ गुलाम है यह सब कैसे जानता है। और इस तरह उस विशाल मकड़ी को मारने में बहुत पसीना बहाते हुए वह सोचता है, आखिर यह आदमी कौन है। इसी तरह डेल प्रोटा के सभी निर्देशों का पालन करते हुए अपनी तलवार को और भी मजबूती से पकड़ता है और प्रोटा द्वारा सिखाई गई सभी तकनीकों का इस्तेमाल करके एक और मकड़ी को काटने में सफल हो जाता है। आधे घंटे बाद वे आखिरकार उस मकड़ी को मार देते हैं और सभी थककर चूर हो जाते हैं और जश्न मनाते हैं, क्योंकि आखिरकार वह जबरदस्त लड़ाई खत्म हो गई थी। और वहीं पास में बैठे प्रोटा उनसे कहते हैं, अरे बुरा नहीं था, है ना? पहली बार के लिए यह बहुत अच्छा था। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। लेकिन हाजिमे किसी भी जगह पर नहीं बैठा था, वह उन दर्जनों मकड़ियों के ढेर पर बैठा था जिन्हें उसने मारा था, और वे सभी उसी आकार की थीं जैसी वह मकड़ी जिसे उस समूह ने मारने में इतनी मशक्कत की थी। जब वे एक को मार रहे थे, प्रोटा ने 100 मार डाली। डेल, जिसे लगता था प्रोटा धोखा है, हैरान रह जाता है, क्योंकि यह हद से ज्यादा पागलपन है। वे तो एक मकड़ी मारने में ही परेशान हो गए, और हाजिमे, जिसे पसीना भी नहीं आया, उसने 100 से ज्यादा मकड़ियां मार डाली। फिर प्रोटा मकड़ियों के पहाड़ से नीचे उतरता है और कहता है, गोएथे चलो खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। मार्को प्रोटा से पूछता है, अरे तुम गुलाम बनने से पहले क्या करते थे? और प्रोटा जवाब देता है, भाई तुम क्या
सोचते हो, मैं खोज करता था इसलिए मुझे इतनी बातें पता हैं? मार्को कहता है, नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम किसी बड़ी गिल्ड के सदस्य थे या किसी मशहूर व्यक्ति के शिष्य थे। और डेल बस सुन रहा है क्योंकि वह भी इस बारे में बहुत जिज्ञासु है। और वह बहादुर मुस्कुराने लगता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। असल में मेरा एक गुरु था और वह बहुत मशहूर और बहुत अच्छा था, हालांकि वह बहुत सख्त था। मैंने उसके साथ बहुत कड़ा प्रशिक्षण किया। हम एकांत में ऐसे प्रशिक्षण में लगे रहे जो हर बार मेरी सीमाओं तक मुझे पहुंचा देता था जब भी हम अभ्यास करते थे। इसी तरह प्रोटोगोनिस्ट अपने गुरु के बारे में सोचता है जिसने उसे वह सब सिखाया जिसकी बुनियाद पर वह खड़ा है, और उसकी नजरें विचार मग्न हो जाती हैं। फिर प्रोटोगोनिस्ट उन तीनों से कहता है, देखो अब हमारे पास सिर्फ बॉस का हॉल बचा है। गोएथे खुश होकर कहता है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? और प्रोटोगोनिस्ट जो पास में पड़ी एक मकड़ी का हिस्सा काट रहा था उन्हें जवाब देता है और वही करता रहता है जो वह पहले कर रहा था। गोएथे सोचता रहता है कि वह आखिर कर क्या रहा है। कुछ प्रयास के बाद प्रोटोगोनिस्ट आखिरकार उस जीव के कवच को काटने में सफल हो जाता है जो बिल्कुल शुद्ध इस्पात जैसा लगता है। और इसी तरह हमारा बहादुर हाजिमे, इस कहानी का नायक, खुद को धातु की मकड़ियों की टांगों से लैस करता है जो उतनी या उससे भी ज्यादा घातक हैं जितनी वे हथियार जो वे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हाजिमे जवाब देता है, देखो तुम लोग यहीं तक आओगे, मैं चाहता हूं कि तुम सब यहां से चले जाओ और बाहर चले जाओ। वे सब डर जाते हैं क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं थी। गोएथे को याद आता है कि अब 4 साल हो चुके हैं और यही वह समय है जब उसने शिकारी के रूप में शुरुआत की थी, और इस पूरे समय के दौरान कई शिकारी मारे गए, लेकिन सौभाग्य से गोएथे हर चीज से बच गया। लेकिन वह यूं ही नहीं बचा, इसके पीछे एक मुख्य कारण था। वह कारण यह था कि उसने हमेशा खतरनाक पुलों से बचाव किया। जब भी वह किसी पुल को देखता वह उस पर से नहीं जाता और हमेशा सुनिश्चित करता कि वह उन रास्तों से जाए जो साफ तौर पर ज्यादा सुरक्षित थे। गोएथे उन्हीं का अनुसरण करता था जो उससे स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत थे, और इसी वजह से वह जल्दी अपनी रैंक नहीं बढ़ा सका। लेकिन वह क्या कर सकता था? उसे बचाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उसने जीवित रहने का रास्ता चुना। और उसे याद है कि प्रोटो उनसे कह रहा था, अरे तुम लोग यहीं तक आओगे, तुम सब बाहर चले जाओ और मेरा बाहर इंतजार करो। और गोएथे सोचता रहता है कि प्रोटो ने तो बहुत पहले ही यह तय कर लिया था कि वह बॉस को अकेले ही मारेगा, इससे पहले कि वे वहां जाते। सोच में गोएथे सहमत होता है क्योंकि यह तो साफ है जहां प्रोटो जा रहा है वह बहुत खतरनाक है, और जब वह खुद ही सब कुछ करना चाहता है तो वह अकेले जाए। और इसी तरह गोएथे प्रोटो से कहता है, ठीक है, हम बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे। मार्को ठुड्डी पर हाथ रखकर गुस्से में गालियां देने लगता है और हाजिमे से कहता है कि वह असहमत है क्योंकि वे सब यहाँ तक साथ आए हैं तो उन्हें अंत तक साथ रहना चाहिए। गोएथे जो अब तक सिर्फ सुरक्षित रास्तों पर ही चलता था लगभग बेहोश सा हो जाता है और सोचता है, मार्को पागल हो क्या, चुप रहो, कुछ मत बोलो, चलो बाहर चलते हैं। और डेल दूसरी तरफ मार्को से सहमत होता है और प्रोटो से कहता है, मैं भी यही सोच रहा था, क्या हमारे लिए सबका साथ जाना बेहतर नहीं होगा? अब गोएथे पूरी तरह से हताश हो जाता है और सोचता है, तुम भी? डेल अपने मन में वह कह रहा है, दोस्तों जागो, ये आदमी हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, वह बॉस से लड़ रहा है, अगर बॉस ने हम पर किया तो हम मर जाएंगे। गोएथे सोचता है कि अगर वे इतना जोखिम भरा कुछ करेंगे तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। गोएथे प्रोटो की ओर देखता है उम्मीद में कि प्रोटो उन्हें रोक देगा, हालांकि गोएथे सोचता है कि वे बेकार नहीं किसी तरह मदद कर सकते हैं, फिर भी वह इसी दुविधा में फंसा है। इसी समय प्रोटा उनसे कहता है, ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ गलत समझ रहे हैं। मैंने कहा था कि आप लोग चले जाएं, लेकिन यह नहीं कहा था कि आप कुछ नहीं करेंगे। अब बताऊंगा कि आपको क्या करना है, बस जो मैं सिखाऊंगा उसे वैसे ही करना है। और इसी तरह गोएथे अंदर ही अंदर रोने लगता है क्योंकि वह जो हमेशा सुरक्षित जगहों पर रहता था और हर हाल में बचने की कोशिश करता था, अब उसे एक शक्तिशाली बॉस का सामना करना पड़ेगा। दृश्य बदलता है, अब प्रोटो दिखता है जो काल कोठरी के केंद्र की ओर चुपचाप चल रहा है। वह बिना आवाज के धीरे धीरे घोंसले के केंद्र की ओर बढ़ता है। एक विशाल गड्ढे तक पहुंचकर वह देखता है क्या वह मकड़ियों की रानी के घोंसले तक पहुंच गया है। उसे एहसास होता है कि वह लगभग पहुंच ही गया है कि ठीक सामने उस राक्षस का घोंसला है जो अब तक उसके द्वारा सामना किए गए सभी राक्षसों से ज्यादा ताकतवर है। और ऊपर से ही वह देखता है कि यह बॉस का प्रजनन कक्ष है जहां रानी हजारों अंडे दे रही है और हर दिन अपनी संतानों की संख्या बढ़ा रही है। इसके बाद प्रोटो चारों ओर देखता है और महसूस करता है कि रानी की रक्षा के लिए वहां घुड़सवार मकड़ियां हैं, क्योंकि वे न केवल कक्ष की बल्कि लगातार अंडे देती जा रही रानी की भी रक्षा करती हैं। और इसी तरह हमें मकड़ी रानी दिखाई जाती है जो इस काल कोठरी की स्वामिनी है, पूरी तरह से कवच में ढकी हुई जो उसके लगभग पूरे शरीर को ढकता है। और इसी तरह हाजिमे चारों ओर देखता है और थोड़ा आगे बढ़ते हुए वह समझ जाता है कि यही वह जगह है जहां से वह उस बॉस का शिकार शुरू कर सकता है। इस आखिरी कदम पर कई मकड़ी सैनिक या घुड़सवार मकड़ियां सतर्क हो जाती हैं क्योंकि वे किसी उपस्थिति को महसूस करने लगती हैं, और इस तरह मकड़ियों के वे तेज पंजे जो सबसे बेहतरीन हैं किसी चीज को महसूस कर तैयार हो जाते हैं। प्रोटो जानता है कि घुड़सवार मकड़ियां अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलती, लेकिन अगर वह कदम बढ़ाता है तो वह घोंसले के अंदर होगा और उस पर हमला किया जाएगा। और इसी तरह सिस्टम हमें बताता है कि घुड़सवार मकड़ियां प्रजनन कक्ष की रक्षा करती हैं और इसके साथ ही वे रानी की भी रक्षा करती हैं जब वह अपने अंडे देती है। जैसा कि पहले बताया गया था, वे कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ती जब तक कि कोई बॉस के कक्ष में प्रवेश न कर जाए। सिर्फ तभी वे अपनी जगह छोड़ती हैं ताकि जो भी वहां घुसने की हिम्मत करे उसे चीर फाड़ सकें। इस बीच मैडम मकड़ी मुर्गी से भी बेहतर है, अंडे देना बंद ही नहीं कर रही। इसके बाद प्रोटोगोनिस्ट योजना शुरू करता है और चांदी की चाबी का इस्तेमाल करके अपने डायमेंशनल इन्वेंट्री से कई बोरे निकालता है। और प्रोटोगोनिस्ट हमें बताता है कि इन सभी बोरों में साधारण आटा है, बहुत सारा साधारण आटा तो है ना। अब वजन फेंकने का समय है। हाजिमे एक एक बोरा उठाता है, घुमाता है और पूरी रफ्तार से रानी के घोंसले में फेंकता है।
लेकिन आप जानते हैं, है ना, प्रोटा बहुत तेज है। जब एक बैग हवा में होता है तो वह चारों बैगों के साथ भी ऐसा करता है। पांचों बोरे एक साथ गिरते हैं, जिससे मकड़ी शूरवीरों को प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिलता और फिर शुरू होता है लपेटने का त्योहार। नीचे मौजूद हर कोई लिपट जाता है। मकड़ी के अंडे, रानी मकड़ी, शूरवीर मकड़ी, मेरी सास, मेरा साला, सबके सब लिपट जाते हैं। और वह आटा इतना सूखा और बारीक पिसा हुआ है कि वह एक बहुत महीन पाउडर बनकर पूरे घोंसले के माहौल को ढक लेता है। लेकिन यह सब 1 सेकंड से भी कम समय में होता है, क्योंकि वहां सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। मकड़ियों को समझ ही नहीं आया कि ये सारे थैले कहां से आ गए, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। और उन थैलों के गिरने के बाद उस आटे से उठी धूल की एक बड़ी बादल रानी के पूरे घोंसले को ढक लेती है, जो घनी धुंध जैसी लगती है। और इसी तरह हमारा हीरो उस आटे की धुंध के बीच से चलता है। उसके हाथों में एक क्रॉसबो है, जिसमें एक तेज नुकीला तीर लगा है, और वह तीर धातु का बना है। और हाजिमे बड़ी कुशलता से तीर को रानी के घोंसले में दाग देता है। फिर वही होता है ना, जब तीर काले धातु की मकड़ी से टकराता है, उसमें से चिंगारी निकल जाती है, क्योंकि शूरवीर मकड़ियों का कवच और भी मोटा और ज्यादा मजबूत होता है। हालांकि उस तीर की नोक चकमक पत्थर की थी। और फिर, है ना, जैसा कि हर मिल में होता है, अगर आप आटे के बादल में आग लगा दें तो वह जलते आटे की विस्फोटक लपट में बदल जाता है। लगता है जैसे पूरा बादल बारूद हो। इसी तरह बड़ी श्रृंखलाबद्ध विस्फोट की शुरुआत होती है। सारा आटा एक साथ जल उठता है, और क्योंकि आटा उस मकड़ी के घोंसले के पूरे माहौल में फैला हुआ है, उस जगह की सारी ऑक्सीजन मिलीसेकंड्स में जल जाती है। और फिर आप जानते ही हैं, है ना, जब सारी ऑक्सीजन जल गई, कम दबाव बनता है और विस्फोट शुरू होने वाला है। हाजिमे, जो न मूर्ख है न कम, तीर चलाने के बाद बहुत दूर भाग चुका था और आगे निकल गया था। उसके पीछे विस्फोटक आग आती है, रास्ते में सब कुछ चाटती हुई, और वह उस आग के आगे आगे दौड़ रहा है। उसे पूरा यकीन है कि वह आग के पहुंचने से पहले बाहर निकल सकता है। लेकिन जाहिर है ना, अब जब उसने रानी के घोंसले के सारे अंडे उड़ा दिए हैं, तो उन मकड़ियों के वहां रुकने का कोई कारण नहीं है। और इसी तरह पांचों घुड़सवार मकड़ियां हाजिमे के पीछे बहुत तेजी से दौड़ रही हैं, क्योंकि वह विस्फोट उन्हें मारने के लिए काफी नहीं है। और बहादुर तो पीछे मुड़कर देखता भी नहीं, वह बहुत तेजी से आगे की ओर दौड़ता रहता है। सबसे ताकतवर घुड़सवार मकड़ी जल्दी ही हाजिमे के काफी करीब पहुंच जाती है। लेकिन नायक एक छलांग में घूमता है और उस पर 2 तीर चलाता है। एक उसकी कैंची पर लगता है, दूसरा उसके माथे के बीचों बीच, जिससे वह तुरंत मर जाती है। फिर आप पूछते हैं, अरे इस बार तीर उसके अंदर चला गया? बिल्कुल, है ना, बिल्कुल गया, क्योंकि वह मकड़ी की कमजोर जगह है। पिछली बार जब उसने तीर चलाया था तो उसने उसकी पीठ पर चलाया था, जहां उस मकड़ी का कवच सबसे मोटा, सबसे सख्त होता है, और वहां मारना नहीं चाहिए। लेकिन हाजिमे हमें समझाता है कि उसके सभी तीर घातक जहर से जहरीले हैं। और यह जहर है जहर नंबर 68, वैलियर, जिसे उसने जहरों के राजा फायदे से सीखा था। और इस जहर की खासियत है अत्यधिक दर्द। और ऐसा ही है ना, जब वह मकड़ी दर्द से तड़प रही होती है और रास्ता रोक रही होती है, बाकी 4 उसके पीछे खड़ी रहती हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि उनमें से एक कूदने में माहिर है और वह उस रुकावट के ऊपर से कूदकर सीधे नायक की ओर बढ़ जाती है। लेकिन वह कोई बेवकूफ नहीं है ना, वह दौड़ रहा था और दौड़ता ही रहा। लेकिन वह घुड़सवार मकड़ी बेहद तेज थी और नायक का पीछा उससे कहीं ज्यादा तेजी से कर रही थी जितना वह दौड़ सकता था। लेकिन जब वह छोटी सी मकड़ी बहुत तेज रफ्तार में एक मोड़ पर मुड़ती है, तो वह खुद को एक मकड़ी के जाले के जाल में फंसा हुआ पाती है। अब आप कहेंगे, लेकिन वह तो खुद मकड़ी है, वह जाले में नहीं फंसेगी। मकड़ियां तभी जाले में नहीं फंसती जब वे अपनी टांगों पर एक तेल लगाती हैं, जो वे खुद बनाती हैं। लेकिन उन छोटे जीवों की टांगों में आग लगी हुई है और अब उसमें तेल नहीं बचा है। अब आप कहेंगे, हाँ, लेकिन जाला तो जल जाएगा। ये मत भूलिए कि ये मकड़ियां धातु की बनी हैं और वह जाला भी शुद्ध धातु का है। और हमें बताया गया है कि वह जाल गोए थे और बाकी 2 लोगों ने ही लगाया था, क्योंकि प्रोटा के हाथ में जाला बनाने वाला अंग था और उसने गोए थे और दूसरों को सिखाया कि उस अंग से जाला कैसे निकाला जाए। और उन्होंने भी वही सवाल किया कि क्या वे मकड़ियां जाले से बाहर नहीं निकल जाएंगी। वह कहता है कि नहीं, वही कारण है जो मैंने पहले ही समझा दिए हैं। और इसी तरह हाजिमे जाला बनाने वाला अंग गोए थे के हाथ में दे देता है और कहता है, देखो, बस वैसे ही करना है जैसा मैंने बताया था, और जाल वहीं लगाना है जहां मैंने तुम लोगों से कहा था। और एक बहुत जरूरी बात, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, हमेशा सतर्क रहना। हाजिमे समझाता है कि बॉस के हॉल के अंदर लड़ाई करना संभव नहीं है, क्योंकि वहां अंदर जितना वे सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा मकड़ी का जाला है। इसलिए उन्हें लड़ाई के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि वहां अंदर जाना और लड़ना भी नामुमकिन है। और इसी तरह हाजिमे कहता है, इसी वजह से हमें इन मकड़ियों को बाहर की ओर आकर्षित करना होगा। और फिर वह घुड़सवार मकड़ी जो लगभग प्रोटागोनिस्ट को पकड़ लेती, वह मकड़ी के जाल में फंस जाती है, जो कोने में जाल बिछाकर लगाया गया था। तो फिर, है ना, अब जब मकड़ी जाल में फंस गई है, चलो इन्वेंट्री से मकड़ी की तलवार निकालते हैं और काम शुरू करते हैं। फिर हाजिमे पूरी ताकत से उस मकड़ी को झटका देता है जिसने उसे लगभग पकड़ लिया था, और पूरी ताकत से उस मकड़ी की लिपटी हुई टांग को उस विशाल घुड़सवार मकड़ी के मुंह में घुसा देता है। तो फिर, है ना, ये तो बुनियादी है। जब तलवार मुंह के अंदर चली गई और उसका निचला हिस्सा ज्यादा नरम है, तो बस पूरी ताकत से नीचे की ओर खींचो। और इस तरह उस नर घुड़सवार मकड़ी का सीजेरियन ऑपरेशन हुआ और वह तुरंत मर गई। और यह घुड़सवार मकड़ी 4 में से आखिरी थी, क्योंकि बाकी सभी भी इसी तरह मारी गई थीं। और फिर प्रोटा सोचता है कि अब सिर्फ रानी ही बची है, लेकिन अचानक उसे अपनी ओर बहुत तेज घातक दबाव महसूस होने लगता है और पता चलता है कि उन मकड़ियों में से एक अभी मरी नहीं थी, क्योंकि प्रोटा ने उसे उस घातक जहर से जहरीला कर दिया था, जो बहुत दर्द देता है। और वह मकड़ी इतनी पीड़ा में तड़प रही थी, तभी अचानक रानी की एक टांग पूरी तरह से उस घुड़सवार मकड़ी को कुचल देती है, जो वैसे प्रोटा से भी बड़ी थी।
और जब आप सोचते हैं कि बगल में देख लें, तब तक प्रोटा पूरी रफ्तार से भाग रहा होता है, क्योंकि वह राक्षस जिसे उस काल कोठरी की सीमा माना जाता है उसके ठीक पीछे है, और बहुत गुस्से और नफरत के साथ, क्योंकि उसके सारे बच्चे प्रोटा ने मार दिए थे। अब प्रोटा को उस शहर से बाहर निकलने के लिए लगभग 20 मीटर और बचा है। हालांकि वह मकड़ी उसे बहुत गुस्से के साथ पीछा कर रही है, और उसकी सारी छोटी मकड़ियों की जो भी खासियतें थीं वे सब उसमें भी हैं, और उनमें से एक है उसकी तेज रफ्तार। यहाँ तक कि आप दादी मकड़ी दीवार पर चढ़ गई वाली धुन भी गा सकते हैं। और प्रोटा भाग रहा है क्योंकि वह जीव विशालकाय है। हाजिमे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है, क्योंकि अगर वह उस तंग जगह में उस राक्षस के हाथ लग गया तो उसकी मौत सबसे निश्चित बात होगी। गोएथे, जो बाहर की तरफ है, महसूस करता है कि कुछ बड़ा आ रहा है, और वह सभी को सतर्क करता है कि वे तैयार रहें। लेकिन दादी मकड़ी तो मस्ती में थी, खूब पी रही थी। उसके उस घोंसले में उसके लिए 5 नर थे, और अचानक वह कुछ उगलने लगती है और करती है ग्लू ग्लू ग्लू। दादी मकड़ी प्रोटा के ऊपर जहर की एक धार छोड़ती है जो किसी जादू जैसी लगती है, लेकिन वह सब जहरीला तरल है। हाजिमे, जिसकी सोच बहुत तेज चल रही है, समझ जाता है कि रानी ने उस पर जहर फेंका है और किसी भी हालत में वह उस जहर से प्रभावित नहीं हो सकता। लेकिन रानी का जहर बहुत ज्यादा जहरीला नहीं है, वह बस औसत सा है। यदि प्रोटा बढ़ जाए तो क्या होगा? वह उस जहर को निष्क्रिय कर सकता है। हालांकि उस जहर में सबसे डरावनी बात उसका खास असर है। तो अब बैठ जाइए, क्योंकि अब कहानी शुरू होने वाली है। चाचा फाइडे, मुझे लगता है यही उनका नाम है। चाचा फाइडे वहां समझा रहे हैं। देखो छोटे छात्र, ध्यान से सुनो, ठीक है? यह है काली धातु की मकड़ी, और इसमें ज्यादा जहर नहीं होता, लेकिन इसमें एक जन्मजात श्राप होता है। पता है क्या होता है? अगर इसका जहर तुम्हें लग जाए और तुम्हारी रक्षा कमजोर हो तो तुम विघटित हो जाओगे, समझे? वो जहर तुम्हारी रक्षा और पुनर्जीवन की क्षमता दोनों को बहुत कम कर देगा। तभी हाजिमे के बगल में बैठा छात्र हाथ उठाता है और कहता है, अरे चाचा, अगर मेरी जादुई रक्षा कम हो तो क्या होगा? प्रोफेसर फाइडे उसे समझाते हैं, इसमें तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जादुई रक्षा कम है तो तुम्हारा काम तमाम है, क्योंकि जैसे ही जहर तुम्हें छुएगा तुम इतनी जल्दी पिघल जाओगे कि दर्द महसूस करने का भी समय नहीं मिलेगा। और इसी तरह प्रोफेसर निष्कर्ष निकालते हैं, तो भले ही तुम्हारी रक्षा बहुत अच्छी हो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इस जहर को खुद से छूने मत देना। उससे जितना हो सके हर तरह से बचो, उसे खुद से छूने मत देना, वरना पक्का तुम्हारा काम तमाम है। और इसी के साथ हम वर्तमान में लौटते हैं और हाजिमे एक विश्वास की छलांग लगाता है। जिसने भी यह रेफरेंस पकड़ा है वो कमेंट्स में लिखे। अब अगर तुमने रेफरेंस नहीं पकड़ा तो तुम ओटाकू नहीं हो, ठीक है? अब तुम कहोगे, अरे अंकल, मैं नया हूँ, मुझे रेफरेंस समझ में नहीं आया, मुझे बताओ ना। जाओ असासिन्स क्रीड देखो, या उससे भी अच्छा असासिन्स क्रीड खेलो। अधिमानतः सभी। विश्वास की छलांग के बीच में हाजिमे उस छोटे से छेद से बहुत तेजी से बाहर निकलता है, और उसके पीछे जो जहर है उसकी मात्रा वाकई में हैरान कर देने वाली है। लेकिन प्रोटोगोनिस्ट ने इतनी लंबी छलांग लगाई कि उस जहर की एक बूंद भी उसे छू नहीं पाई। लेकिन जब मैडम मकड़ी उस छोटे से छेद में घुसी थी तब वह थोड़ी छोटी थी, और अब वह बस थोड़ी सी और बड़ी हो गई है। और अब अपने विशाल शरीर और जबरदस्त ताकत के साथ वह उस प्रवेश द्वार को तोड़ देती है, और इस तरह अपनी शिकार हाजिमे की तलाश में बाहर निकल जाती है। मकड़ी, जो अब बाहर है, अपने पंजे उस पहाड़ के बीचों बीच गाड़ देती है और भी जोरदार छलांग लगाती है, बिल्कुल एक जंपिंग स्पाइडर की तरह, और पूरी ताकत से प्रोटोगोनिस्ट के पीछे कूद जाती है। और हाजिमे वहां नीचे उन्हों से भी तेज दौड़ रहा है। मैडम क्वीन स्पाइडर युद्ध के मैदान में गिरती है, और हम देख सकते हैं कि वह बॉस कितना विशाल है। देखो गोएथे हैं, ये जो छोटा सा बिंदु है यही गोएथे हैं, और उसके सामने यहाँ मार्कस है, देखो बहुत ही छोटा सा। देख रहे हो यह मकड़ी, ये तो विशालकाय है। और फिर आप लोग कहते हैं, अरे वाह, ये लोग इस जानवर को कैसे मारेंगे? मुझे नहीं पता दोस्त, मैं तो अब तक मर चुका होता, उस जहर ने तो मुझे घोल ही दिया होता। मुख्य किरदार पूरी तरह से फोकस्ड है, और वह कहता है, दोस्तों सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाओ। और इसी तरह वे सब मौत को देख लेते हैं, जिसके 10 पैर और 4 डंक हैं। उसका नाम है मकड़ी की रानी, लेकिन उसका उपनाम है मौत। मुख्य किरदार को मेरी सुंदर बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वह उस मकड़ी पर बिजली की तरह झपट पड़ता है। उसके हाथों में वे हथियार हैं जो दूसरी मकड़ी के अंगों से बनाए गए थे, और इसी तरह वह उसकी पीठ पर चढ़ता है, दौड़ता है, और बॉस के सिर की ओर छलांग लगाता है। और फिर वह चालाक हाजिमे उस रानी के 2 आंखों को बीच से काटने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे जो लगभग उसके जितना बड़ा हरा सा दिख रहा है वो रानी की आंखें हैं। मकड़ी को बहुत दर्द होता है और वह चिल्लाने लगती है। अगर वह गाली दे सकती तो यकीनन वह हाजिमे की माँ, हाजिमे की नानी और हाजिमे की परनानी को भी गाली देती। मकड़ी के अनुसार ये सब हरामजादी की औलादें हैं। उस दर्द की तड़प में वह अपनी टांग को हर दिशा में मारती है, और गोएथे लगभग उस छोटी सी टांग से कुचला ही गया था। मुख्य किरदार हीरो जैसी पोज देता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ में 2 नंचाकू हैं, और वह मौत को देखकर भी मुस्कुरा रहा है। वह ऐसे बोलता है, आ जा, सामने आ। मकड़ी मैडम बोल नहीं सकती, लेकिन उसने जरूर उसकी चुनौती समझ ली, और वह गुस्से से बौखला जाती है, नफरत में झाग छोड़ने लगती है, क्योंकि अब वह बस कुचलना और चूर चूर करना चाहती है। और इसी तरह मकड़ी मैडम काउरी अब किसी और को देख भी नहीं पाती, उसकी नजरों के सामने बस हीरो है और कुछ नहीं। और यही हाजिमे की मंशा भी थी, क्योंकि वहां वही अकेला है जो उस बॉस के हमले झेल सकता है, और इस तरह वह टैंक की भूमिका निभाएगा। उसने जो उसकी आंख पर वार किया, उससे सारा एग्रो उसी की तरफ आ गया। ठीक है, तुम समझे नहीं, है ना? आक्रामक। उसने उस जीव का एग्रो खींच लिया, और इसी तरह बाकी लोगों को हीरो की योजना याद आ जाती है। और हाजिमे कहता है, देखो, जब तक मैं एग्रो खींच रहा हूँ तुम तीनों को ही उस जीव को मारना है, ठीक है? तुम लोग उसे अकेले मारोगे। बिल्कुल, मैं मदद करूंगा, लेकिन असली डैमेज तो तुम लोग ही दोगे। और तुम लोग कहते हो, हाँ क्या?
तुम लोगों ने सुना है ना, तुम लोग ना बेवकूफ हो ना पागल, देखो वही तुम लोग हो जो उस जीव को हराने के लिए डैमेज दोगे। तो फिर वहां सब लोग काफी कांप रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की सारी हिम्मत एक जगह इकट्ठा कर ली ताकि डर का सामना कर सकें और मौत की बहन पर हमला कर सकें। गोएथे अपने समानांतर दुनिया में चला गया और सोचने लगा, यार मैंने हमेशा खतरनाक पुलों से बचाव किया, हमेशा सुरक्षित रास्तों से गया, मेरी सुरक्षा हमेशा सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अब मैं यहाँ हूँ एक विशाल बॉस के सामने और मुझे उस पर हमला करना है। मैंने कहाँ गलती कर दी? मैंने ऐसा क्या गलत किया? मैं आदमी क्यों पैदा हुआ? सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ गोएथे, अगर तुम लड़की पैदा होते तो तुम्हारे अंदर और भी ज्यादा हिम्मत होती। बाकी दोनों भी वही सोच रहे हैं। मैंने ऐसा क्या गलत किया है ना? मैंने कहा था हमें हार मान लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तुम लोग आगे बढ़ना चाहते थे। अब देखो हमारे सामने एक विशाल बॉस खड़ा है और हम भाग भी नहीं सकते। और अब मैं तुम्हें गोएथे का एंगल दिखाऊंगा। वो वहां है, देखो ऊपर देख रहा है और उस विशाल बॉस को देख रहा है। तुम लोग जानते हो ना, इस जानवर से तो भागना भी मुमकिन नहीं है और हाजिमे के पास ये मुश्किल जिम्मेदारी है कि वो बॉस का ध्यान भटकाए जबकि बाकी लोग उसे मारने के लिए डैमेज देंगे। और गोएथे बॉस के बिल्कुल पास सोच रहा है कि क्या वे सच में इस चीज को मार सकते हैं। वहीं मार्कस और डेल अपनी जान यीशु के हवाले कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि वे मरने वाले हैं। डेल पसीने पसीने है क्योंकि उसने कभी इतना बड़ा राक्षस सामना करने का सोचा भी नहीं था। उसे याद आता है कि कैसे वह और उसका समूह बाकी शिकारियों द्वारा ट्रीट किए जाते थे। और एक आदमी ने कहा, अरे सुनो, तुम इधर आओ, क्या तुम लोग वाकई इतने कमजोर हो? हमारे लिए खाना बनाने आओ। अब तुम लोग हमारे कुक बनोगे और साथ में हमारे सामान की सफाई भी कर देना, सब कुछ गंदा है। और बाकी शिकारी उनका मजाक उड़ाते हुए पूछते हैं, हाँ क्या तुम लोग भी शिकारी हो? ओह, मुझे तो लगा तुम लोग सफाई कर्मचारी या 3 नौकर हो। मुझे हंसाओ मत, या फिर तुम लोग सोचते हो कि किसी से लड़ सकते हो। तुम तीनों सिर्फ एक ही काम के लायक हो, सफाई करना, धोना और खाना बनाना। इसी तरह तुम लोग काम आ सकते हो। डेल उस बॉस के सामने खड़ा होता है तो सोचता है कि उनके पास कभी कुछ बड़ा नहीं होगा। अगर उसमें अभी हिम्मत नहीं आई और उसने इस मुश्किल को पार नहीं किया तो हमेशा उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होता रहेगा। इसी गुस्से में वह दांत भींचता है, लड़ाई की मुद्रा में आ जाता है और सामने देखते हुए पूरी तरह तय करता है कि वे यहाँ तक पहुंच गए हैं। डर के लिए कोई जगह नहीं है, वे पीछे नहीं हट सकते। और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि वे कुछ कर सकते हैं, वे बॉस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी समय गोएथे डेल की ओर देखता है और देखता है कि वह बॉस का सामना करने को तैयार है, डर नहीं दिखता। फिर वह मार्कस की ओर देखता है जो डरा है लेकिन 1 इंच भी पीछे नहीं हटता, वह भी बॉस का सामना करने को तैयार है। गोएथे को वे राक्षस याद आते हैं जिनका उन्होंने सामना किया, वे चीजें जो उन्होंने पहले नहीं की थी, उसका समूह जिसे कुछ न करने के लिए आलोचना मिली, मकड़ी के घोंसले में घुसकर वहां से जिंदा निकला। इससे भी बुरा, उन्होंने जान जोखिम में डालकर दर्जनों मकड़ियों का सामना किया और इस मिशन में सफल रहे। हालांकि उसे एक बात पता है, उसका समूह बहुत अच्छी तरह से समन्वित है और आपस में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, इतना कि वे एक विशाल धातु की मकड़ी को मारने में सफल रहे जिसे अगर पहले उसके दल ने सामना किया होता तो निश्चित रूप से वे सभी मारे जाते। और तभी उसे प्रोटा की याद आती है क्योंकि हाजिमे ने कुछ बदल दिया था। इस आदमी ने उनमें साहस भर दिया और दिखाया कि वे भी किसी भी प्रकार के जानवर को मार सकते हैं अगर वे चाहें, बस साहस होना चाहिए और यह जानना चाहिए कि कहाँ काटना है। गोएथे जानता है कि अब तक हाजिमे उसकी टीम के साथ होने वाली हर चीज और सभी राक्षसों की हरकतों की भविष्यवाणी करने में सक्षम रहा है, इसलिए एक बार फिर वह पूरी तरह से प्रोटा पर भरोसा करने जा रहा है। और इसी तरह मार्कस कहता है, हम कर लेंगे, हम इस राक्षस का अंत कर देंगे। और गोएथे अपने दोस्त को चिल्लाते हुए देखकर साहस महसूस करता है, भले ही वह एक विशाल बॉस के सामने हो। अब जो लोग पहले डर रहे थे वे क्वीन मकड़ी पर हमला करने आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनके साथ सबसे बुरा हो सकता है उनकी मौत। लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि वे सभी वहां से विजयी निकलें जैसे वे योद्धा हों जो खतरे से नहीं भागते। और इसी तरह मार्कस अपनी कटार उस बॉस की एक टांग में घोंप देता है और फुल डिटॉक्स फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती है। हालांकि कटार घोंपने के बाद वह अपनी हथौड़ी उठाता है और पूरी ताकत से मारता है ताकि कटार मकड़ी की टांग के मुख्य नस तक धंस जाए, क्योंकि उसे हाजिमे की वह बात याद आ जाती है जिसमें वह समझा रहा था, देख यह जो है देख, यही इसकी मुख्य नस है। अगर तुम लोग यहाँ मारोगे तो उसे बहुत दर्द होगा और साथ ही वह अपने मोटर सिस्टम का कुछ हिस्सा खो देगी। और इसी तरह वे लोग कार्रवाई शुरू कर देते हैं। डेल दूसरी तरफ है, वह भी उस मकड़ी को इतनी गहराई तक भेद रहा है कि उसकी नस तक पहुंच जाता है और इससे भी बढ़कर उसके सभी हथियारों में लकवा लाने वाला पोषण मिला हुआ है ताकि मकड़ी की गति कम की जा सके। डेल काफी उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसने 2 बार मारा और भेदा और उसे एक भी बार नहीं लगा। इसी तरह वह तीसरी बार हमला करने आगे बढ़ता है क्योंकि उसे अच्छा एहसास हो रहा है। लेकिन मैडम मकड़ी नहीं चाहती कि कोई उसकी टांग पर वार करे, इसलिए वह डेल को पकड़ने और जकड़ने के लिए धातु की जाले फेंकती है। फिर वह ऊपर देखता है क्योंकि अगर वह उस जाले में फंस गया तो वह कुछ नहीं कर पाएगा।